प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभिमन्यु ने बातों ही बातों में उर्मिला देवी से तपस्या को पसंद करने की बात बता दी। उर्मिला ने उसे तपस्या का वास्ता देकर रावी से शादी करने के लिए मना ही लिया था। तपस्या का नाम आते ही अभिमन्यु वहीं पर रुक गया और वापस उर्मिला देवी के पास कमरे में आ गया। आप ये क्या कह रही हैं माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तपस्या से प्यार करता हूँ, इससे उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। हम आपको सब बता देंगे, लेकिन आप वादा कीजिए आप हमें गलत नहीं समझेंगे। अभिमन्यु को अभी भी उर्मिला देवी के कहने का मतलब नहीं समझ आ रहा था। वह उलझन भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था। अब हम तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं जानता। आप हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन सुबह आप और तपस्या जब गार्डन में खड़े होकर बातें कर रहे थे तब हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी। अगर आपने हम दोनों की सारी बातें सुन ली थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? उर्मिला देवी ने जवाब में कहा, अगर उस वक्त हम आपको बताते तो आप हमें गलत समझते। अभिमन्यु, आप और तपस्या जो सपने देख रहे हैं वह आम नहीं हैं। आप इस राज परिवार के वंशज हैं, इसलिए आपको इस तरह के सपने आना हम समझ सकते हैं। लेकिन तपस्या, वह तो किसी राज परिवार से संबंध नहीं रखती। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी हर एक बात मेरे माइंड में एक नया सवाल खड़ा कर रही है। मैं इस राजघराने से बिलोंग करता हूँ तो मुझे वैसे सपने क्यों आते हैं? क्या पापा या भैया को भी इस तरह की कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? उर्मिला देवी ने उसकी बात पर हामी भरी। अगर मैं कहूँ कि तपस्या ने जो किताब पढ़ी थी उसमें लिखा एक एक शब्द सच था तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? उन्होंने पूछा। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु सोच में पड़ गया। कुछ देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद नहीं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अभिमन्यु ने कहा, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इस बात का यकीन नहीं करता, लेकिन राजकुमार तपस्या की कहानी सच है। सदियों पहले वह ही ब्याह के इस राजघराने में आई थी। उर्मिला देवी की बात सुनकर अभिमन्यु सदमे में आ गया। उसके आंखों के सामने तपस्या की बताई हर एक बात घूमने लगी। कैसे राजकुमारी तपस्या की शादी इस राजघराने में हुई थी और उन्हें प्यार के बदले मौत मिली। आप झूठ बोल रही हैं ना? अभिमन्यु ने भारी आवाज़ में पूछा। उर्मिला देवी ने उसकी बात पर ना में सिर हिलाया। कोई प्यार के नाम पर धोखा कर भी कैसे सकता है? यह तो एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको पूरा सामने वाले का बना देती है। आप यकीन नहीं करेंगी माँ, मुझे तपस्या से मिले अभी 2 ही दिन हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से उसे जानता हूँ। अपने जज्बातों को यहीं पर काबू कर लीजिए अभिमन्यु। तपस्या ने अपने सपने में जिस इंसान को खुद की जान लेते देखा वह कोई और नहीं आप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उसकी जान क्यों लूँगा? कोई भी अपने प्यार की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन तपस्या एक चंद्रवंशी है। अगर आपकी पहली शादी उनसे हुई तो आप अनजाने में उस वचन से बन जाएंगे जो इस राजघराने के बेटों को निभाना पड़ता है, अपनी पहली चंद्रवंशी पत्नी की बलि के रूप में। वचन से बंधने के बाद ना आप पीछे हट पाएंगे और ना ही खुद को रोक पाएंगे। उर्मिला देवी ने अभिमन्यु के सामने सारा सच रख दिया। उसने अभी भी प्रताप सिंह के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। अगर ऐसा है तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, पर इसके लिए मैं रावी की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता। अभिमन्यु ने नम आंखों से जवाब दिया। रावी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, ना ही तुम्हारी और ना ही तपस्या की, अगर तुम अपनी पहली शादी रावी से कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ कि ये ऐसे रूल्स किसने बनाए हैं, और हमारी फैमिली ऐसी है जो अपनी ही बहुओं की जान ले लेती है। आई विश कि मैं शायद शादी अटेंड करने आया ही नहीं होता। अभिमन्यु की आंखों में आंसू थे। उर्मिला देवी ने उसे गले लगाया और सहलाने लगी। क्या हम जान सकते हैं
कि ये बलि और बाकी सब चीज़ें क्यों की जाती हैं? हम नहीं जानते। उर्मिला देवी ने अभिमन्यु से झूठ बोला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ नहीं जानती। जहाँ आपको इतना पता है वहाँ इस बारे में भी पता ही होगा। आखिर ये खेल किसने शुरू किया? हमें जितना पता था वह तुम्हें बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझेंगे। उर्मिला देवी ने अभिमन्यु से अलग होकर कहा। अभिमन्यु को उर्मिला देवी की बातों पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन साथ ही वह सच को झुठला भी नहीं सकता था। उसके और तपस्या के द्वारा देखे गए सपने इस बात का सबूत थे कि उर्मिला देवी की कही बातों में कुछ तो सच छुपा था। क्या तुम रावी से शादी के लिए तैयार हो? उर्मिला देवी ने एक बार फिर पूछा। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और हाँ में सिर हिलाया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। उसके मुंह से हाँ सुनकर उर्मिला देवी ने राहत की सांस ली। उसके मुंह से हाँ सुनकर उर्मिला ने राहत की सांस ली। अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चलता रहा तो ना ही किसी की जान जाएगी। बस हमें कैसे भी करके रावी को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी करना होगा, उर्मिला देवी ने कहा और रावी से बात करने चली गई। वहीं दूसरी तरफ तपस्या अभिमन्यु के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिमन्यु उर्मिला देवी से बात करके बाहर आया, तपस्या उसकी तरफ दौड़कर जल्दी से गई। होप सो तुम्हारे और आंटी के बीच कोई बहस नहीं हुई होगी, तपस्या ने उसके पास जाकर कहा। उर्मिला देवी से बात करने के बाद अभिमन्यु काफ़ी उदास हो गया था। वह रावी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तपस्या की जान बचाने के लिए उसने शादी के लिए हाँ कह दी थी। उसे चुप देखकर तपस्या ने फिर पूछा, क्या हुआ? अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम इतने सैड क्यों हो? आंटी ने कुछ कहा? डोंट वरी, वह तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। कोई और तुम्हारे साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलते हुए तपस्या ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा, लेकिन अभिमन्यु ने तपस्या के हाथ को दूर झटक दिया। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने रावी से शादी के लिए हाँ कह दी, अभिमन्यु ने जवाब दिया और वहाँ से चला गया। तपस्या उसके बर्ताव को देखकर सदमे में आ गई। कहीं इसने सबके प्रेशर में आकर हाँ तो नहीं कह दी? यह उर्मिला आंटी भी ना समझती ही नहीं है, बस अपनी ज़िद पकड़ कर बैठी है। मुझे अभिमन्यु को समझाना होगा, वो इस तरह अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। अभिमन्यु के रूड बिहेवियर के बावजूद तपस्या उसके पीछे दौड़ कर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँगा। काश मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता पाता। सोचा नहीं था कि 2 दिन में ही मैं किसी को इतना प्यार करने लगूंगा कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अभिमन्यु अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी तपस्या दौड़कर उसके सामने आई नो अभी हम दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम ही सही हमने साथ तो स्पेंड किया है। इतने टाइम में मुझे ये तो समझ आ गया कि तुम बहुत समझदार हो और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लोगे जिससे सामने वाले की लाइफ बर्बाद हो। फिर तुम रावी से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह सकते हो? तपस्या ने एक एक करके उसके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। मैंने रावी से बात की और वो मुझे अच्छी लगी, अभिमन्यु ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हें तो ठीक से झूठ भी नहीं बोलना आता। देखो कैसे नज़रें चुरा रहे हो और तुम्हारी आंखें भी नम हैं। तुम रो रहे थे? तपस्या के पूछते ही अभिमन्यु के दिल का दर्द बाहर आने लगा। उसने कसकर उसे गले लगा लिया। प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना, अभिमन्यु ने भावुक होकर कहा। मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ रहोगी? मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके साथ महल की छत पर चली गई। रात का वक्त होने की वजह से सब खाना खाकर सोने चले गए थे। अभिमन्यु तपस्या का हाथ पकड़कर ऊपर बैठा था और एक तरफ देखे जा रहा था। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हो गया जो ये इतना ब्रोकन फील कर रहा है। इस वक्त मैं इससे कुछ पूछ भी नहीं सकती। कभी सोचा नहीं था इतने कम वक्त में तुम्हारे साथ एक अलग ही अटैचमेंट हो जाएगी।
सोचती हुई तपस्या ने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह दीवार का सहारा लेकर लेटा था। लगता है ये सो गया। तपस्या उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तपस्या ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा और अभिमन्यु के कंधे पर सर रखकर लेट गई। सबके सो जाने के बाद उर्मिला देवी रावी से बात करने के लिए उसके कमरे में गई। उर्मिला देवी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो रावी ने बिना देर लगाए कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। लगता है तुम अभी तक सोई नहीं थी, उर्मिला देवी ने अंदर आते हुए कहा। खाने के वक्त आपने मुझसे बात करने के लिए कहा था, मैं बस आपके आने का इंतज़ार कर रही थी माँ। तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर अच्छा लगा। अभिमन्यु भी हमें माँ ही कहता है, उर्मिला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। जवाब में रावी मुस्कुरा दी। उर्मिला को समझ नहीं आया कि वह बातचीत की शुरुआत कहाँ से करे। उन्हें चुप देखकर रावी ने ही पूछ लिया, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? क्या तुम्हें अभिमन्यु पसंद है? उर्मिला देवी ने पूछते ही रावी ने मुस्कुराकर गर्दन नीचे की और हाँ में सिर हिलाया। और अगर मैं कहूँ कि अभिमन्यु तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या फिर भी तुम उससे शादी करना चाहोगी? हमें मिले अभी वक्त ही कितना हुआ है। प्यार क्या एक दिन में थोड़ी ना हो जाता है। ऊपर से हमारी अरेंज मैरिज हो रही है। जैसे जैसे एक दूसरे को जानेंगे हमें प्यार भी हो जाएगा और अभिमन्यु जी भी मुझे पसंद करने लगेंगे। रावी का जवाब सुनकर उर्मिला परेशान हो गई। मुझे तुम्हारा दिल तोड़ते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी किसी और से प्यार करता है। उर्मिला देवी की बात सुनकर रावी उदास हो गई। कोई बात नहीं आंटी जी, आप उसकी शादी उससे करवा दीजिए, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। मुझे कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन रावी क्या तुम अभिमन्यु से शादी करोगी? हमें आपकी बात समझ नहीं आई। कभी आप कहती हैं कि अभिमन्यु जी किसी और से प्यार करते हैं तो कभी हमें उनसे शादी के लिए कह रही हैं। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन क्या तुम अभिमन्यु से कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए शादी करोगी? सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिसमिस हो जाएगा। उर्मिला की बात सुनकर रावी गुस्सा हो गई। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, अगर आप उम्र में हमसे बड़ी नहीं होती तो हम आपको अच्छे से जवाब देते। कभी सोचा है उन 6 महीनों के बाद हमारा क्या होगा? हमारे चाचा चाची हमें ऐसे ही चैन से जीने नहीं देते, ऊपर से पति की छोड़ी हुई बोलकर जीना हराम कर देंगे। मैं वह नौबत आने ही नहीं दूंगी रावी। अभिमन्यु और तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम्हें अपने चाचा चाची के पास वापस नहीं जाना पड़ेगा। तुम किसी भी कंट्री में जाकर अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकती हो, किसी और के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। आप अपने बेटे के साथ 6 महीने बिताने की कीमत तय कर रही हैं। इससे पहले कि हम कोई बदतमीजी करें, प्लीज़ यहाँ से चली जाएं, रावी ने सख्त आवाज़ में कहा। एक बार फिर सोच लो, उर्मिला अपनी जगह से उठते हुए बोली। हमें कुछ नहीं सोचना, हम कल ही इस शादी के लिए मना कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब आप भी यहाँ से जा सकती हैं। रावी ने अभिमन्यु से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए साफ मना कर दिया। उर्मिला ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुई। उसकी ना सुनकर उर्मिला बुझे मन से वापस अपने कमरे में चली गई।